पुलिस मुख्यालय की नियमित प्रेस ब्रीफिंग में आप सभी का स्वागत है। महत्वपूर्ण उपलब्धियां और अपराध कर्मियों के विरुद्ध बिहार पुलिस का अभियान जारी है और उसके तहत बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धियां पूरे बिहार पुलिस को प्राप्त हुई हैं। मैं उसका ब्यौरा आपके सामने रखता हूं, बताता हूं। कल से लेकर के रात में नक्सलियों के विरुद्ध विशेष अभियान जो चला, उसमें कुख्यात नक्सली तथा लगभग 30 कांडों में वांछित और संलिप्त रहे नक्सली कांडों के श्री कोड़ा थाना बरहट जिला जमुई को एक विशेष टीम के द्वारा गिरफ्तार कर लिया। इस अभियान में पुलिस नक्सलियों के बीच मुठभेड़ भी हुई। नक्सलियों के फायरिंग करने पर जवाबी कार्रवाई में पुलिस के द्वारा भी गोली चलाई गई और सुबह जो सर्च अभियान अभी चालू हुआ है उसमें अभी तक की जो जानकारी है उसमें एक इंसास राइफल, 125 जिंदा कारतूस, 3 मैगजीन और गोली इत्यादि और बहुत सामान बरामद हुआ है। और भी पुलिस के द्वारा उस इलाके में कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ये सारी की सारी उपलब्धि बिहार पुलिस की STF, जिला पुलिस और जिला में उपलब्ध सभी बलों की हुई है, जो लखीसराय जिला के अंतर्गत हुई है। इसके अलावा गया पुलिस की विशेष उपलब्धि हुई है। 2 दिन पहले 20 दिसंबर की रात में गया पुलिस के द्वारा कोतवाली थाना के कांड संख्या 781/22 जो कि लूट का कांड था, उसके वांछित अपराधकर्मी कुख्यात अपराधकर्मी मोहम्मद शमशाद उर्फ विक्की उर्फ गजनी को गिरफ्तार कर लिया गया। यह लगभग 15 कांडों में संलिप्त रहा, इसकी संलिप्तता रही है और इस अपराधकर्मी के पास से देशी बम, गोली और 2 देशी पिस्तौल भी बरामद हुआ। गया जिले में ही अगले दिन यानी कि आज से 2 दिन पहले 21 दिसंबर 2022 की रात में गया पुलिस द्वारा कोठी थाना क्षेत्र के कुख्यात अपराधकर्मी साने अली खां को उसके गिरोह के 5 अन्य साथियों के साथ गिरफ्तार किया गया। यह लगभग 13 गंभीर कांडों में वांछित था और इस क्रम में 2 देसी पिस्तौल और कारतूस भी बरामद हुए हैं। एक 4 पहिया वाहन भी बरामद हुआ है। यह कुख्यात अपराधकर्मी है जिसकी गिरफ्तारी की गई है और जो कोठी थाना के पूर्व थानाध्यक्ष क़यामुद्दीन अंसारी की हत्या का मामला भी इसके ऊपर दर्ज है। इस प्रकार से पुलिस के द्वारा गंभीर उपलब्धि की गई, बहुत अच्छी उपलब्धि। पिछले 10 दिनों पहले एक बहुत अच्छी उपलब्धि हुई थी, मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। नौहट्टा थाना क्षेत्र रोहतास में 20 वर्षों से फरार 50,000 के इनामी और कुख्यात नक्सली शेख अख्तर को गिरफ्तार किया गया है। ये 4 नक्सली कांडों में वांछित था, जिसमें 2 कांड नक्सली हत्या से संबंधित थे। विशेष टीम के द्वारा उत्तर प्रदेश के सहयोग से इस नक्सली को, जो कि रोहतास जिले का रहने वाला था, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले से गिरफ्तार किया। तो ये हमारी टीम कैसे अंतर्राज्यीय अभियान कर रही है और गिरफ्तार कर रही है, इसकी जानकारी आपको दे रहा हूँ। गया जिले के ही धनगाई थाना क्षेत्र में 60 नक्सली कांडों में संलिप्त 60, झारखंड राज्य में 10 लाख और बिहार राज्य में 50,000 के घोषित इनामी नक्सली को AK-56 राइफल, 97 राउंड गोली, अन्य सामानों के साथ गिरफ्तार किया गया। ये गिरफ्तारी 16 दिसंबर को हुई है, जिसमें नक्सली जोनल कमांडर अभिजीत यादव उर्फ बनवारी जी, जो कि पलामू झारखंड के थाना छतरपुर के रहने वाले थे, इनको गया जिले के धनगाई थाना क्षेत्र के बेला कुंभी दुआरी जंगल से उसके एक अन्य सहयोगी नक्सली कुंदन कुमार के साथ गिरफ्तार किया गया। जैसा कि मैंने बताया, इस कुख्यात नक्सली पर झारखंड सरकार, ये झारखंड का रहने वाला था, पलामू का, झारखंड सरकार के द्वारा 10 लाख रुपए का इनाम और बिहार सरकार के द्वारा 50,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया। इसी प्रकार से रोहतास सासाराम नगर में 12 दिसंबर को एक विशेष टीम के द्वारा हजारीबाग जिला के बरही थाना क्षेत्र में छापेमारी कर शराब माफिया रामदेव यादव को गिरफ्तार किया गया। ये कई कांडों में फरार था और अंतर्राज्यीय शराब माफिया था। बेगूसराय नगर थाना में पिछले
12 दिन पहले एक अवैध हथियारों के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें 4 देशी कट्टा, 2 पिस्तौल, 4 मैगजीन, जिंदा कारतूस, अर्टिगा कार, मोबाइल फ़ोन इत्यादि बरामद किए गए। ये 3 अपराध हथियार तस्कर और अपराधियों के नाम हैं अमू कुमार, थाना पहाड़पुर, अजीत कुमार, थाना पहाड़पुर, और परमेश्वर गिरी, थाना हर सिद्धि, सभी मोतिहारी के रहने वाले हैं। इनको बेगूसराय पुलिस ने गिरफ्तार किया गया। तो ये हमारे अंतर जिला क्राइम में जो उपलब्धि है उसका आपको ब्यौरा मैंने दिया है। और एक उपलब्धि आपको मैं बताऊं कि न केवल अपराधियों की गिरफ्तारी की जा रही है, बल्कि अपराधियों को सज़ा भी दिलाई जा रही है। वर्ष 2022 के नवंबर महीने में 729 कुल अपराध कर्मियों को सज़ा सुनाई गई, जो कि अक्टूबर में कराई गई 2 सर्दियों से 77% ज़्यादा, 77% ज़्यादा लोगों को सज़ा नवंबर में कराई गई। मैंने आपको कहा कि कोरोना काल समाप्त हो जाने के उपरांत अब न्यायालय और पुलिस के कार्य काफ़ी तेज़ी से चल रहे हैं और लगातार हम लोग का प्रयास रहता है कि स्पीडी ट्रायल करके सज़ा कराई जाए। अक्टूबर में जहां 412 अपराध कर्मियों को सज़ा सुनाई गई थी, नवंबर में 729 अपराध कर्मियों को सज़ा कराई गई। सज़ा में वृद्धि भी हुई है और मैं आपको उसका आंकड़ा भी दे रहा हूँ किस तरह की सज़ा में वृद्धि हुई। अक्टूबर में 31 लोगों को, अक्टूबर महीने में 31 लोगों को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई। नवंबर 2022 में 53 लोगों, यानी बढ़ के 53 लोगों को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई। उसी तरह से 10 वर्ष या 10 वर्ष से अधिक 19 लोगों को सज़ा जहां अक्टूबर में सुनाई गई थी, इस बढ़कर के 57 लोगों को 10 साल या उससे अधिक की सज़ा सुनाई गई। 10 वर्ष से कम जहां अक्टूबर में 80 लोगों को सज़ा सुनाई गई, इस साल 160 यानी कि दुगना लोगों को ये सज़ा सुनाई गई। 2 वर्ष से कम जो हमारे छोटे अपराध हैं उनमें भी अपराध कर्मियों को सज़ा हुई है। 282 मामलों में अक्टूबर में सज़ा सुनाई गई थी, 459 अपराध कर्मियों को सज़ा सुनाई गई। कुल 729 अपराध कर्मियों को सज़ा सुनाई गई। मैंने आपको बताया अक्टूबर में 412 अपराध कर्मियों को सज़ा सुनाई गई। जिले का अगर आकलन करें तो मेरे पास में 10 जिले की सूची है जहां 20 से ज़्यादा लोगों को सज़ा सुनाई गई। पटना बड़ा जिला है, टॉप पर है। पटना में 140 अपराध कर्मियों को सज़ा सुनाई गई, भोजपुर में 63, बक्सर में 50, मोतिहारी में 36, सीतामढ़ी में 36, भागलपुर में 35, वैशाली में 31, नालंदा में 30, औरंगाबाद में 29, दरभंगा में 26 और सुपौल में 24। ये 10-11 जिले थे जहां पर इतने अपराध कर्मियों को सज़ा सुनाई गई है। ये आंकड़ा मेरे पास में था अपराध कर्मियों को सज़ा सुनाने का, क्योंकि असली जो न्यायालय है वो मोहर लगाता है पुलिस के अनुसंधान पर, चार्जशीट पर, और जब वो सज़ा सुनाता है तो उसका सकारात्मक प्रभाव समाज पर पड़ता है और अपराध की दर में कमी आती है। जो महत्वपूर्ण पर्व त्यौहार आने वाले हैं उसके लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। आप लोगों को पता है क्रिसमस का पर्व आने वाला है, नव वर्ष के आगमन पर भी तैयारी रहती है पुलिस की, वो सारी तैयारी रहेगी। अभी महापावन दलाई लामा जी का बोधगया आगमन हुआ है, बौद्ध महोत्सव 2022 भी संचालित होगा। उस सभी के लिए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था हमने कर दी है। उसमें बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस से पर्याप्त संख्या में कंपनी, आर्म्ड पुलिस की कंपनी, सशस्त्र पुलिस के अलावा महिला पुलिस की सिपाही पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति पूरे गया रेंज के अलावा पुलिस मुख्यालय के स्तर से भी कर दी गई है। इसके अलावा तमाम सुरक्षा के जो उपकरण हैं, बम निरोधक दस्ता सहित, उन सभी की भी प्रतिनियुक्ति कर दी गई है। इसी तरह से श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की 356वीं प्रकाश उत्सव का जो जयंती समारोह मनाया जाएगा, जो कि 22 दिसंबर से 30 दिसंबर 2022 तक मनाया जाएगा। ये आयोजन में भी देश विदेश से श्रद्धालुओं का आगमन होता है। इसके लिए भी सुरक्षा और विधि व्यवस्था में बड़े पैमाने पर पुलिस पदाधिकारियों की, जिसमें कि वरीय पुलिस पदाधिकारी भी शामिल हैं, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, बाकी पदाधिकारी भी शामिल हैं। इसके अलावा सिपाहियों की, महिला कर्मियों की, सशस्त्र पुलिस की और सभी सुरक्षा उपकरणों की प्रतिनियुक्ति की गई।
इस प्रकार से बिहार पुलिस लगातार विधि व्यवस्था, पर्व त्यौहार और अपराध कर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई और उनको सजा दिलाने में आगे है। ये हमारी कार्रवाई लगातार जारी है, आगे भी जारी है। थैंक यू। दलाई लामा को लेकर के कोई खुफिया इनपुट भी है, उसको भी ध्यान रखा गया है? हम लोगों ने सुरक्षा के लिए सारे इंतजाम किए हैं और हम लोग आश्वस्त हैं कि सब कार्यक्रम सुरक्षित और शांतिपूर्ण तरीके से हो। कब तक रहेंगे सर? वो जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है, आपको बताइए। विशेष बल कितना लगा दिया? बल की देखिए, बल की प्रतिनियुक्तियाँ विशेष कारणों से नहीं बता रहे हैं आपको। सुरक्षा है और वो बहुत संवेदनशील मामला है। संख्या पे मत जाइए, आपको मैं इतना आश्वस्त करना चाह रहा हूँ कि सभी तरह के सुरक्षा उपकरणों से सुसज्जित बिहार पुलिस की विशेष टीम, पुलिस पदाधिकारी कर्मियों को तैनात किया गया। सर, वो तिहारी का एक लड़का है गुड्डू, जिसको सिल्लीगुड़ी पुलिस ने गिरफ्तार किया है और कहा जा रहा है कि ISI से उसका संबंध है और उसने स्वीकारा भी है। तो क्या सिल्लीगुड़ी पुलिस जो है वो बिहार पुलिस से संपर्क की है और गुड्डू के बारे में क्या बिहार पुलिस सूचना संकलन कर रही है? पुलिस मुख्यालय के स्तर पर इसकी जानकारी नहीं है। ये संभव हो सकता है कि दिल्ली पुलिस के द्वारा स्थानीय पुलिस से संपर्क किया गया है। मैं आपको इतना आश्वस्त दिलाता हूँ कि किसी भी राज्य की पुलिस जब भी हमसे संपर्क करती है, हम लोग उसको पूरा का पूरा सहयोग देते हैं। क्राइम कोऑपरेशन में हमारी पुलिस हमेशा आगे, जैसा कि पहले आपको मैंने बताया था कि किस तरह से अस्पताल को बम से उड़ाने की धमकी देने वाला जो है वो दरभंगा से गिरफ्तार हुआ। इस तरह के बहुत ऐसे एग्जाम्पल हैं। हम लोग लगातार कोऑपरेशन देते हैं, कोऑपरेशन लेते हैं। लेकिन सर, कहीं ना कहीं बिहार पुलिस का सूचना तंत्र है, उस पर सवाल उठ रहा है क्योंकि गुड्डू लगातार मोतिहारी में रह रहा था। ISI से उसके ताल्लुकात हैं और इसकी पुष्टि भी सिलीगुड़ी पुलिस ने की है। तो अब ये सूचना बिहार पुलिस को समय रहते नहीं आई। पहले भी कई ऐसे मामले आए हैं, ढाका से आतंकी गिरफ्तार किया गया, दरभंगा से किया गया। तो बिहार पुलिस की सूचना तंत्र आखिर कमजोर क्यों है? बिहार पुलिस द्वारा लगातार अपराधियों के विरुद्ध या जो भी देश विरोधी ताकतें हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाती है। जो भी इनपुट हमको प्राप्त होते हैं राज्य की खुफिया एजेंसी से या हमको केंद्रीय खुफिया एजेंसी से या हमको अपने कांडों के अनुसंधान में स्थानीय लेवल से, हम लोग उसको वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई करने के बाद में उस पर कार्रवाई की जाती है। हमारे पास में बहुत एग्जाम्पल हैं जिसमें हम लोगों ने कार्रवाई की। पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने आपको बताया था किस तरह से सीमा से पार आने वाले लोगों की हम लोगों ने गिरफ्तारी की थी और किस किस देशों के वो लोग थे और किन किन जिलों में गिरफ्तारी हुई, सारा ब्यौरा मैंने आपको दिया। सर, एक अभी आपने उल्लेख किया कि एक 56 है पकड़े गए हैं जो नक्सली हैं। आखिर नक्सलियों के पास एक 56 जैसे घातक हथियार पहुँच कैसे जाते हैं? ये रैकेट कैसे काम कर रहा है? जो मेरी जानकारी है, अधिकतर हथियार पुलिस या पैरामिलिट्री या कोई भी पुलिस कैंप पर जो उनके द्वारा हमला कर पूर्व के वर्षों में लूटे गए थे वही हथियार हो सकते हैं, परंतु इस पर आधिकारिक रूप से जब तक उन हथियारों का सत्यापन पहले बिहार पुलिस अपने हिसाब से करेगी और बिहार पुलिस का अगर लूटा हुआ हथियार या पुलिस के या होमगार्ड का कहीं का नहीं मिलेगा तो अन्य राज्यों से हम लोग संपर्क करते हैं। अधिकतर हथियार उनको पुलिस के द्वारा ही एक राज्य से लूटे हुए हथियार दूसरे राज्यों में वो करते रहे हैं। जैसा आप लोगों को पता है, कई वर्षों पूर्व जब इस तरह की घटनाएं होती थी तो वही हथियार सर्कुलर में, जिसको अब हम लोग हथियार को अब हम लोग छापेमारी करके बरामद कर ले रहे हैं। नहीं, ऐसी कोई जानकारी। सर, NHRC की टीम बिहार आई हुई है। मसरख थाने से जो स्पिरिट गायब हुआ था उस मामले में अभी तक मुख्यालय की तरफ से क्या फाइंडिंग है सर? क्योंकि स्पिरिट को लेकर भी सवाल खड़ा हुआ था कि स्पिरिट गायब हुआ है, उससे जहाँ तक मेरी जानकारी है स्पिरिट गायब होने का कोई मामला नहीं है। NHRC की टीम अपने अधिकार क्षेत्र में आई है और उस पर बेहतर वही लोग बता सकते हैं। फाइंडिंग में सर, पुलिस की फाइंडिंग में अभी तक क्या मिला है? NHRC की रिपोर्ट आने दीजिए, वो क्या कहते हैं। बाकी जो विभागीय रिपोर्ट मद्य निषेध विभाग बताएंगे। हम लोगों का काम था अपराध कर्मियों को गिरफ्तार करना। हम लोगों ने इसमें लगातार अभियान चलाया है, कांड दर्ज किए गए हैं और बहुत ज़्यादा संख्या में लोगों को गिरफ्तार किया गया जो उस पूरे रैकेट में शामिल थे। वो डिटेल आंकड़ा मैं अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में इकट्ठा करके दे दूंगा। ये ऑनगोइंग ऑपरेशन है, डे पर डे इसमें संख्या बढ़ रही है। एक सर इसी से जुड़ा सवाल है, पटना में जो रेड्स हुई थी उपसपुर इलाके में, उसमें देखा गया कि जो शराब है उसको डिस्ट्रॉय नहीं किया गया था। उसके फुटेज भी अगले दिन सामने आए थे मीडिया में कि रेड के बाद यथावस्था में छोड़ दिया गया था उन शराबों को। इसको जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो किसी खास जगह की आप बात कह रहे हैं
वो जानकारी मेरे पास में नहीं है। अब क्या प्रश्न रखना है? इन जनरल जो उत्पाद अधिनियम के अंतर्गत प्रावधान है, उन प्रावधानों के अंतर्गत शराब किसी भी तरह की हो जब्त की जाती है, उसमें से सैंपल निकाल के रखा जाता है, उसको जांच के लिए भेजा जाता है और साथ ही साथ परमिशन लेकर के उसको डिस्ट्रॉय किया जाता है। इस प्रक्रिया में कुछ समय लगता है, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि इस प्रक्रिया को तेज़ी से किया जाए। इसमें उत्पाद विभाग, पुलिस अधीक्षक, जिला कलेक्टर के ऑफिस को कोऑर्डिनेट करने की ज़रूरत है। अभी कुछ दिन पहले ही इसमें बैठक भी हुई थी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। हम लोग इसकी लगातार समीक्षा करते हैं और पुलिस मुख्यालय स्तर पर आईजी मद्य निषेध लगातार समीक्षा करते हैं। अच्छा, ये जो मसरख पीएस में जो स्प्रीट का कंट्रोवर्सी हो रहा है, बोले आप मदन कुमार फ्रॉम टाइम्स ऑफ इंडिया बात की है, ये उसमें जो कंट्रोवर्सी हो रही मसरख पीएस में, तो क्या मसरख पीएस में स्प्रीट था वो अभी है वहाँ, पुलिस ने वेरीफाई किया? इस प्रश्न का एग्जैक्ट जवाब मैं एसपी से लेकर के बताऊंगा, लेकिन वहां से गायब होके इस ट्रेजेडी में शामिल होने की ऐसी कोई बात अभी तक प्रकाश में नहीं आई है। चूँकि कांड का अनुसंधान जारी है और उसके बाद ही सारी बातें पुष्ट होंगी। विसरा की रिपोर्ट भी आना बाकी है। जो मेरी जानकारी है, इसमें किसी और तरह के केमिकल का प्रयोग हुआ। पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। जब तक वो दोनों चीज़ें, यानी कि जो केमिकल हम जब्त कर रहे हैं उसकी रिपोर्ट और जो विसरा में केमिकल आया उसकी रिपोर्ट मैच नहीं कर जाएगी, तब तक ये कह पाना मुश्किल होगा कि किस तरह के केमिकल के मिलाने से वो मृत्यु हुई। तो आपके प्रश्न का सटीक और सही जवाब हम समय पर देंगे। अनुसंधान अभी चल रहा है। लेकिन ये भी तो है ना कि आखिर मसरख थाना पे ही क्या सवाल उठ रहा है, कुछ तो बात होगी ना वहाँ पे। वो आपने ठीक बोला है, वहाँ पे घटनाएं घटित हुई हैं और पहले भी घटित हुई हैं और हम लोग उसकी रणनीति बना रहे हैं। शीघ्र ही हम लोग उस पर और कार्रवाई करेंगे। अभी तक की जो कार्रवाई की गई है और जो रिजल्ट है वो काफ़ी अच्छा रहा है और भी इसको हम लोग सुदृढ़ करेंगे। बिल्कुल ठोस रणनीति बना के आगे भी करेंगे। कोविड को लेकर के लगातार मामला बढ़ते जा रहा है, कुछ गाइडलाइन जारी है हेल्थ डिपार्टमेंट